हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। आज हिंदी है ना, हिंदी का लगभग सप्ताह में हम लोग एक या दो टेस्ट हम लोग हिंदी का भी देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी को भी हमको थोड़ा सा रिवीजन करते चलना है, क्योंकि हिंदी में आपको पास करना जरूरी है। और यहाँ पर हिंदी से 75 सवाल रहेंगे आपके, और इंग्लिश से दोस्तों आपके 25 सवाल रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश को आपको छूना भी नहीं है ना, इंग्लिश को पढ़ना भी नहीं है। हम तो कहेंगे नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि इसमें निगेटिव है ही नहीं। इंग्लिश में आप बी या सी रंग दीजिएगा, आपको कम से कम 5 से 7 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हिंदी को पढ़िए। और हिंदी में आपका 75 में ही दोस्तों आपका कम से कम 40 से 50 नंबर आ जाएगा, है ना। तो आपका काम हो जाएगा, इंग्लिश का जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस जितना कराते हैं उतना बस टेस्ट एक दे लीजिए और यहाँ पर रिवीजन आप कर लीजिए। मैं सारा यहाँ पर आपको रिवीजन करवा दूंगा। आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं और ये टेस्ट नंबर होगा आपका 45। जहाँ आपको समान अध्ययन की भी डेली क्लास चल रही है, आपकी साइंस की हो गई है ना, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, सारा चीज आपको चल रहा है दोस्तों 1 to 5 का। और ये जो हिंदी है ये सभी बच्चों के लिए है ना, 1 to 12 तक सभी को हिंदी पूछा जाएगा। तो हिंदी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। 3 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है। ये टेस्ट नंबर आपका 45 है और ये आपका हिंदी का है। सभी लोग आ गए हैं। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तैयारी चल रही है आप सभी की, तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और अभी दोस्तों आप सभी को हमारे क्लास में जुड़ने के लिए 50% का ऑफर चल रहा है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310, जहां आपको दोस्तों व्हाट्सएप पर सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जितने भी पीछे का आपको छूट गया है वो मिल जाएगा, आपका वीडियो है, PDF है सारा, और डेली लाइव क्लास भी आपको मिलेगा दोस्तों। ये आपका है फोन नंबर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो मात्र अभी 251 आपको पे करना है ना। 50% का आपको दोस्तों इसमें छूट दे दिया गया है। तो सभी लोग इसमें जुड़ जाइए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। ये नंबर है 7857824310, क्योंकि इससे कम फिर आपका नहीं हो सकता है। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए, है ना। चलिए, और ये नंबर है, जो लोग भी पे करेंगे इस नंबर पे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये नंबर पे जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको हम जोड़ दे, है ना, और आपको सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करा दे दोस्तों। ठीक है, तो अभी 50% का ऑफ चल रहा है ना। पहले जो 499 चार्ज था उस पर आपको इतना प्रतिशत छूट दिया गया है। जल्दी से जुड़ जाइए, सारा चीज आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। एग्जाम तक कोई भी चार्ज आपको अलग से नहीं लगेगा। तो आज का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है ना। फटाफट सभी लोग आ जाइए। 3 बजे से आपकी डेली शुरू हो जाती है क्लास। ठीक है, तो 3 बजे से दोस्तों आपको हाजिर हो जाना है जी। ठीक है जी, चलिए। तो आज का पहला सवाल है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव कौन सा है। देखिए, रौद्र रस का अस्थाई भाव कौन सा है, मैंने कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं इसके बारे में, है ना। तो रौद्र रस नाम ही है रौद्र। अब जब रौद्र रूप धारण कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, क्रोध आएगा आपको, है ना। क्या आएगा जी, क्रोध आएगा। तो इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए, भरत मुनि ने दोस्तों 8 रस का उल्लेख किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि के द्वारा कितने रस का उल्लेख किया गया है। 8 रस का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको दूसरा नंबर सवाल कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है दोस्तों। देखिए य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। तालव्य है, अंतस्थ है, उष्म है या ओष्ठ है। क्या हो जाएगा, तो य, र, ल, व आपको पता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बी नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जी आपका बी नंबर, यानी कि अंतस्थ व्यंजन है आपका य, र, ल, व। कई बार दोस्तों पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ये आपको भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उष्ण व्यंजन, है ना, अगर पूछे कि उष्ण व्यंजन, उष्ण वर्ण कौन कौन से हैं, तो बताइए कि तालब स, मूर्धन्य श, दंत स और ह। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये हो गए आपके उष्ण व्यंजन के एग्जाम्पल। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं भाई साहब, जल्दी से कमेंट करिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो नोट कर लीजिएगा। छ हो गया, त्र हो गया, आपका ज्ञ हो गया और आपका स्र हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है जी, याद रखना है, संयुक्त व्यंजन याद रखिएगा, उष्ण व्यंजन याद रखना है और आपका अंतस्थ व्यंजन याद रखना है। तीनों में से एक आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में।
अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। देखिए तिमिर का विलोम यानी कि उल्टा शब्द, ठीक है। विलोम का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा शब्द। तो तिमिर का उल्टा क्या हो जाएगा, आलोक होता है, ठीक है। तिमिर का विलोम हो जाएगा मेरे भाइयों आलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर आपसे कहे कि कठिन, है ना, जो कठिन दिया गया है तो कठिन का दोस्तों उल्टा क्या होगा, सरल होगा, है ना। कठिन का उल्टा क्या होगा, सरल होगा। अगर कहे कि आभास, है ना, कृत्रिम, तो कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाएगा जी, कृत्रिम का उल्टा हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक, है ना। कृत्रिम का उल्टा प्राकृतिक हो जाएगा या फिर इसी को नैसर्गिक भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर सवाल है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। ये क्वेश्चन है कि ये जो विस्मय है दोस्तों, है ना, ये जो विस्मय है ये अस्थाई भाव जो किस रस में होता है ये आपको बताना है। तो विस्मय अस्थाई भाव जो होता है ये अद्भुत रस में होता है। किस में होता है, अद्भुत रस में होता है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अद्भुत रस में होता है आपका विस्मय अस्थाई भाव, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा, शांत रस, है ना, शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों बताइएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ये सारे पूछे जाते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा और भी डिफाइन कर दूं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, ठीक है। हास्य रस का हास्य ही होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। जो ईश्वर को नहीं मानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा दोस्तों बताइए। तो ईश्वर को न मानने वाला के लिए ऑप्शन आपके पास नीचे है, सनाथ है, आस्तिक है, पंडित है या नास्तिक है। देखिए ईश्वर को न मानने वाले को कहा जाता है नास्तिक। क्या कहते हैं जी, नास्तिक कहते हैं। तो अगर आप भी ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आप क्या है, नास्तिक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहेंगे, है ना, यानी कि ईश्वर को मानने वाले को क्या कहेंगे, तो आस्तिक कहेंगे, है ना। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहेंगे, आस्तिक, और नहीं मानने वाले को नास्तिक। अधिक बकवास करने वाला कोई व्यक्ति होता है ना, बिना मतलब के बकवास करते रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रगल्भ, है ना, उसको कहते हैं प्रगल्भ। और पिता के पिता को क्या कहते हैं बताइए तो दोस्तों, है ना, पिता, है ना, पिता के पिता, ठीक है, पिता के पिता, इसको क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से, किसको पता है बताइए। पिता के पिता को कहा जाता है प्रपितामह, है ना। क्या कहते हैं, प्रपितामह कहा जाता है पिता के पिता को, ठीक है, याद रखिए। यानी कि आपके पिता के पिता क्या लगेंगे आपको, दादा, और फिर पिता के पिताजी आपको क्या लगेंगे दोस्तों, परदादा हो जाएंगे आपके। अगला है दोस्तों आपका 6 नंबर की इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम बताना है, यानी कि उल्टा शब्द बताइए तीक्ष्ण का क्या होगा जी, तीक्ष्ण का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, तीक्ष्ण का उल्टा हो जाएगा मंद, है ना, क्या हो जाएगा, मंद, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मंद। अगर कहे दोस्तों प्रखर, तो प्रखर का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रखर का विलोम क्या हो जाएगा, प्रखर का भी विलोम क्या होता है, इसका भी विलोम हो जाएगा मंद आपका, ठीक है। अगर कहे आपका तीव्र, तो तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तीव्र का विलोम हो जाएगा आपका मंद, तीव्र का भी विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 7 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, शुद्ध वाक्य भी आपको 1 से 2 सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, कह रहा है क्या दीवार बहुत ऊंची है, 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 कौन सा सही है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ना, ये आपका 100% सही है दोस्तों, ठीक है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, दीवार होता है, दीवार नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका खत्म हो गया। दीवार दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ये आपका ये गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 8 नंबर। दोस्तों वीडियो को सभी लोग प्लीज एक बार लाइक तो कर दीजिए, है ना, एक बार लाइक तो कर दिया कीजिए। प्रश्न है आपका 8 नंबर की संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व की बोध हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, या तो पुल्लिंग का बोध हो या स्त्रीलिंग का बोध हो, है ना, पुरुषत्व मतलब पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग का बोध हो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उसको लिंग कहते हैं, है ना, उसी को तो लिंग कहा जाता है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं जी, तो हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो स्त्रीलिंग और एक आपका पुल्लिंग, ठीक है, पता हो गया आपका। तो स्त्रीलिंग किसको कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे, किसको कहेंगे, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध हो उसको पुल्लिंग कहेंगे, और जिस संज्ञा सर्वनाम से स्त्री जाति का बोध हो उसको स्त्रीलिंग कहेंगे, है कि नहीं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है। देखिए सूर्य, अब देखिए सूर्य का पर्यायवाची बहुत सारा होता है, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आदित्य, है ना, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका आदित्य। मैं और भी बता देता हूं, जैसे सूर्य का होता है सूरज, है ना, सूर्य का हो जाएगा आपका सूरज। सूरज के अलावा हो जाएगा रवि, है ना, बहुत सारे बच्चे का रवि नाम रहता है, तो रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। या फिर दिनकर, है ना, दिनकर का मतलब ही क्या होता है, सूर्य होता है। या दिवाकर का मतलब ही सूर्य होता है। और आप लोग भी बताते चलिए दोस्तों, दिवाकर हो गया, प्रभाकर का मतलब ही सूर्य होता है। और बताइए आप लोग, और जैसे भास्कर का मतलब ही सूर्य होता है। और बताइए आप लोग, है ना, तो इतना सारे दोस्तों आपको याद रखिएगा, सूर्य का पर्यायवाची आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर पूछे मारुति, मारुति का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, मारुति जैसे हनुमान जी, है ना, तो हनुमान जी को कहा जाता है दोस्तों मारुति, है ना, हनुमान, ठीक है। हनुमान को कहा जाता है आपको मारुति। भीम को भी मारुति कहा जाता है, ठीक है, हनुमान हो गया, भीम हो गया, भीमसेन हो गया, भयानक हो गया, भीषण हो गया, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपके मारुति के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है आपका 10 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है कि अतएव, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए, संधि विच्छेद आपको दोस्तों कम से कम भी पूछेगा तो 2 से 3 सवाल आपको संधि विच्छेद जरूर पूछेगा, ज्यादा ही पूछेगा, कम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो संधि विच्छेद अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। अतएव का क्या करना है, हमको संधि में छेद करना है। बताइए क्या होगा, तो अतः जोड़ एव होता है अतएव का, ठीक है, अतः जोड़ एव हो जाएगा दोस्तों अतएव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, अतः जोड़ एव। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों दैनिक, बताइए कि दैनिक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए, दैनिक का संधि विच्छेद क्या होगा। दैनिक का हो जाएगा दिन जोड़ इक हो जाएगा दैनिक, ठीक है। ये मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट में बता देता हूं, दैनिक का दिन जोड़ इक होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जलोदय, जलोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए, जलोदय, है ना, जलोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जलोदय का हो जाएगा जल जोड़ उदय, ठीक है, जल जोड़ उदय हो जाएगा दोस्तों जलोदय, ठीक है, जल जोड़ उदय याद रखना है। अगर पूछा जाए यथोचित, है ना, अगर पूछा जाए आपसे यथोचित, बताइए यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जल्दी से, यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथा जोड़ उचित, है ना, यथा जोड़ उचित हो जाएगा आपका यथोचित, ठीक है। तो आपको कम से कम दोस्तों 2-3 संधि विच्छेद जरूर पूछेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी के बाद एक कॉमा हो जाएगा आपका, है ना, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, देख रहे हैं ना, 3 और 3 2 बार आया है, बेर और बेर 2 बार आया है, खाती और खाती 2 बार आया है, और थी और है ये तो अलग अलग हो गया। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यमक अलंकार। उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि एक शब्द का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यमक अलंकार में, याद रखिएगा, और इसका अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है।
अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर होगा 12 नंबर। प्रश्न है कि आपका बाग बाग होना, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाग बाग होना, नहीं कहते हैं बाग बाग हो गए, तो बाग बाग हो गए का मतलब क्या हुआ भाई? बाग बाग होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अति प्रसन्न होना, है ना। बाग बाग, मन बाग बाग हो गया, यानी कि मन एकदम अति प्रसन्न हो गया, है ना। तो इसका मन मतलब क्या होता है? अति प्रसन्न होना, है ना। अगर आपसे पूछे कि ओठ बिचकाना, ओठ बिचकाना का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए तो, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ओठ बिचका लेते हैं, है ना। तो ओठ बिचकाना का मतलब क्या होता है ना। ये मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ओठ बिचकाना मतलब घृणा प्रकट करना। ओठ बिचकाना मतलब घृणा प्रकट करना। अगर कहे कि ऐंठ निकलना, तो ऐंठ निकलना का मुहावरा होता है, अर्थ होता है घमंड चूर होना। ओठ चिपकना, हाँ हाँ, अगर कहे ओठ चिपकना, अब ओठ कैसे चिपकता है? ओठ कैसे चिपकता है बताइए? ओठ चिपकना का मतलब क्या होता है? खूब मीठा होना, है ना। जब ओठ चिपक रहा है, इसका मतलब आपने चुरा करके कुछ मिठाई खाए हैं, तो आपका ओठ चिपक रहा है, ओठ में ओठ, इसका मतलब खूब मीठी बात हुई तो ओठ चिपक रही है। अगली प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अघोष अल्प प्राण, सॉरी, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ट, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। देखिए, अघोष, अघोष किसको कहते हैं जी? तो प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और आपका द्वितीय, है ना, प्रथम और द्वितीय व्यंजन को अघोष कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है, अघोष किसको कहते हैं? अघोष होता है प्रथम और द्वितीय, है ना। अघोष होता है प्रथम और द्वितीय। और घोष कौन सा होता है दोस्तों? तो घोष होता है आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचम, है ना। तृतीय, चतुर्थ और आपका पंचम, ये होता है घोष वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर। कह रहा है कि गुरुजी योग्य सिखाएंगे, गुरुजी, सॉरी, योग नहीं, योग, योग्य नहीं, योग, है ना। गुरुजी क्या सिखाएंगे? योग सिखाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है? गुरुजी क्या सिखाएंगे दोस्तों? योग सिखाएंगे, है ना। योग दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, योग दिवस कब मनाते हैं, है ना। तो गुरुजी सिखाएंगे योग। तो योग जो है दोस्तों, है ना, इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? यानी कि गुरुजी कुछ सिखा रहे हैं, तो सामान्य भविष्य काल का बोध हो रहा है, ठीक है। सामान्य भविष्यत का बोध हो रहा है यहाँ पर। बी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। अब गुरुजी सिखा नहीं रहे हैं, सिखाएंगे, समझे ना। गुरुजी अभी सिखा नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं आप सभी को ज्योग्राफी सिखाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य में चला जाएगा, है ना। ज्योग्राफी आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। गाड़ी चलाना सिखाएंगे, तो ये सामान्य भविष्य हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 15 नंबर। कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द को कौन सा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग आपको दो प्रकार के बताए थे दोस्तों, है ना। तो पुल्लिंग यहाँ पर छाटना है। दौलत है, निधि है, कोष है, या फिर आपका ऑप्शन है रमक। तो क्या होगा? 15 का। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? पुल्लिंग हो जाएगा आपका कोष, है ना। क्या हो जाएगा? कोष। कोष क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। देखिए, कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी आपको छाटने के लिए दे देगा। देखिए, स्त्रीलिंग आप याद रखिएगा कि नदी, है ना, नदी का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है, और तिथि, तिथि का नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ नदी अपवाद हैं, जैसे कि सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये भी आपका पुल्लिंग है। ये सब अपवाद में कुछ नदी है। सोन नदी, ये 3 नदी आप अपवाद में याद रखिएगा। ये तीनों नदी स्त्रीलिंग नहीं है, ये तीनों नदी पुल्लिंग है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। धुआं सा मुंह होना,
बताइए दोस्तों, धुआं सा मुंह होना का मतलब क्या होता है? अगर आपका मुंह जो है वो अगर धुआं जैसन होने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ जी? लज्जित होना, है ना। आप क्या हो जाते हैं? लज्जित हो गए हैं, यानी कि आपका मुंह धुआं धुआं सा हो गया, है ना, यानी कि लज्जित होना। ऑप्शन हो जाएगा आपका लज्जित होना, बी नंबर आपका, ठीक है जी, लज्जित होना। अगर अगर पूछा जाए आपसे कि धूल फाकना का क्या होता है? नहीं, कहते हैं कि जिंदगी भर बचपन से धूल फाक रहे हैं, यानी कि मारे मारे फिर रहे हैं, है ना। धूल फाकना मतलब मारे मारे फिर रहे हैं बचपन से नौकरी की खोज में, अभी तक नौकरी मिली नहीं है ना। धुन सवार होना, अगर पूछे दोस्तों कि धुन सवार होना, इसका अर्थ क्या होगा? बताइए तो, धुन सवार होना। तो धुन सवार होना का मतलब अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है किसी बात के पीछे पड़ना, है ना। धुन सवार हो गया ना, कहता है एकदम धुन सवार हो गया इसके ऊपर यार, मतलब कि किसी बात के पीछे आप पड़ गए हैं, तो ये कहते हैं कि धुन सवार हो गया एकदम, है ना। चलिए, अगर आपसे पूछे, एक मुहावरा में पूछ रहा हूं, धोती ढीली होना। बताइए दोस्तों, धोती ढीली कब होती है आदमी की, है ना। धोती ढीली कब होती है? बताइए, धोती ढीली होना इसका अर्थ क्या होगा? धोती ढीली होने का मतलब घबरा जाना, है ना। जैसे ही अगर आपके सामने अगर बाघ आ जाए अभी, तो क्या होगा? आपका धोती पैंट सब गिल्ला हो जाएगा, गिल्ला भी हो जाएगा, ढीला भी हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका धोती ढीला होना, यानी कि घबरा जाना। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक आपको बताना है दोस्तों, तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 18 नंबर। देखिए, वीडियो को लाइक कर देना है सभी लोगों को, जितने लोग लाइव हैं और बाद में जो लोग देखते हैं। प्लीज दोस्तों, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग तो एक लाइक तो कर दिया कीजिए। और अभी आप सभी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि 50% ऑफ है हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए, जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे 1 to 5 का और आपका 9-10 का, है ना, सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए आपका, ठीक है दोस्तों। तो 1 to 5 और 9-10 के जो भी बच्चे हैं सामाजिक विज्ञान का, उनका, और 1 to 5 वाला, ठीक है। ये इसका अभी चार्ज मात्र 251 कर दिया गया है, 50% ऑफ कर दिया गया है ना। मात्र 251 आपको पे करना है। नंबर आपको दे दिया गया है यहाँ पर 7857824310। और जो लोग भी पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, ताकि आपको मैं सारे मटेरियल प्रोवाइड कराऊं और डेली वाइज आपको फिर क्लास मिल सके और आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। आपको ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप भी जोड़ दिया जाएगा और वहां पर भी डेली वाइज आपको सारा मटेरियल आपको मिलते रहेगा, है ना। चलिए, तो 18 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 18 प्रश्न है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है? अब कर्ता पूछ रहा है दोस्तों, एक वाक्य दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कर्ता कौन सा है ना। तो कर्ता कौन सा है इसमें? यानी कि कर्ता जो काम करता है ना। कर्ता का मतलब काम करने वाला, तो काम कौन कर रहा है, यानी कौन करेगा? यहाँ पर मुझे का मतलब मैं, यानी कि मैं ही हूँ जो छोटी बच्ची के लिए क्या करूंगा? नए कपड़े खरीदूंगा, है ना, यानी कि मुझे खरीदना है। तो कर्ता कौन है जी? मुझे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, कर्ता, ठीक है जी। चलिए, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 19 नंबर। इनमें से विवरण कौन सा है? बताइए। देखिए, विवरण चिन्ह आपको यहाँ से पूछ रहा है ना, विवरण चिन्ह पूछ रहा है दोस्तों। तो विवरण चिन्ह किसको कहते हैं? ये तो वाला हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये तो नहीं होगा, है ना। ये हो गया विश्ववादी चिन्ह हो गया दोस्तों, ये हो गया मतलब पूर्ण विराम हो गया। विवरण चिन्ह जो है दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। विवरण चिन्ह हो गया, जैसे मैं किसी चीज का विवरण करता हूँ ना, विवरण करता हूं तो इस प्रकार से चिन्ह देने के बाद और पूरा राम कहानी यहां पर लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसको कहते हैं विवरण चिन्ह आपका, ठीक है जी, याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका 20 नंबर की अलंकार शब्द कौन सा उपसर्ग है? अलंकार शब्द कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? बताइएगा। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के पहले लगता है ना, और बाद में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो पहले लगता है उपसर्ग और बाद में लगता है प्रत्यय शब्द का, ठीक है। तो उपसर्ग लगेगा पहले, तो अलंकार में क्या होगा दोस्तों? अलंकार में जो उपसर्ग हो जाएगा वो अल उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अल क्या है? ये पहले आया है, तो अल उपसर्ग हो जाएगा अलंकार में आपका, है ना। चलिए,
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 नंबर 21 कह रहा है कि वुहान देश किस देश में है। वुहान जो है ये किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है ना। वुहान किस देश में है, एक वाक्य है कि वुहान किस देश में है। ये पूछ नहीं रहा आपसे, ये वाक्य है कि वुहान किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए। वुहान किस देश में है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है ना कि ये जो वुहान है ये किस देश में है। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा और इसके आगे चिन्ह लग जाएगा इस प्रकार से है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। क्या कह रहा है कि मिलन के पल केवल 2-4 और विरह के कल्प अपार, है ना। यह जो युक्ति है दोस्तों, ये किसकी युक्ति है और बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति है, यानी कि ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, ये लाइन को किसने लिखा है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार दोस्तों, ये है आपका दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। सुमित्रा नंदन पंत जो है दोस्तों ये तो छायावादी कवि हैं, याद रखना है। ये कैसी कवि हैं, ये कैसे कवि हैं, छायावादी कवि है ना। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं दोस्तों, प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत। याद रखिएगा, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, प्रसाद यानी कि प्रसाद, निराला है ना, प्रसाद हो गया, निराला हो गया, वर्मा हो गया और आपका पंत हो गया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और आपका पंत कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ये चारों जो लेखक हैं दोस्तों, जो कवि हैं, ये है छायावादी कवि। कई बार पूछा गया है, सवाल को याद रखना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो है दोस्तों, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और कब मिला है, तो 1968 में 1968 में दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किस लिए दिया गया था, तो चितंबरा के लिए। ठीक है, चितंबरा के लिए इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की दोस्तों प्रथम इनकी रचना कौन सी है, तो वीणा। इनकी प्रथम रचना है वीणा है, याद रखिएगा, प्रथम रचना। ठीक है, तो छायावादी कवि है सुमित्रा नंदन पंत और इन्होंने ही ये वाक्य लिखा था दोस्तों, मिलन के पल केवल 2-4 और विरह के कल्प अपार, है ना। और दोस्तों इनको मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1968 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, याद रखना है, यहाँ से आपको सवाल छपेगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 23 नंबर। कह रहा है कि मेरी गोद में क्या है, बिल्ली है। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए कारक टोटल कितने हैं, 8 है। याद रखिएगा, टोटल 8 कारक हैं और 8 कारक के जो विभक्तियां हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कम 1 से 2 सवाल फिक्स है कि आपको पूछेगा दोस्तों आपका कारक से सवाल। अब कारक जैसे कि मेरी गोद में बिल्ली है, ये कौन सा कारक है, तो मैं पहले बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, है ना। अधिकरण कारक में क्या है, तो में या भीतर या पर या मैं पर होता है इसका दोस्तों विभक्ति, है ना। जैसे मैं 8 विभक्तियां यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 8 कारक को। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में या संबोधन हे हो अजी अरे। ठीक है, ये 8 आपको याद होना चाहिए। अगर 8 याद है ना, तो 8 से दोस्तों आप क्या करिएगा, कम से कम 2 सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका कारक से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला सवाल है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। देखिए नेत्रहीन शब्द में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन से समास है, इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास है नेत्रहीन में, है ना। याद रखिएगा, नेत्रहीन में आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। कह रहा है कि स्थावर का विलोम कौन सा होगा दोस्तों। देखिए स्थावर का विलोम यानी कि उल्टा जो हो जाएगा ये जंगम हो जाएगा। ठीक है, स्थावर का विलोम होता है आपका जंगम, है ना। अगर कहे कि जंगम का और पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो
जंगम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। चलनशील इसी को कहेंगे, है ना, चल कहेंगे, गमनशील कहेंगे, बहुत सारा होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा, है ना जी। चलिए जी और चलते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर, कह रहा है कि नेकी का फल बदी। बताइए कि नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेकी का फल बदी, नेकी का फल बदी का अर्थ होता है भलाई का बदला बुराई, है ना। नहीं कहते हैं भाई साहब इसका हम इतना भलाई किए लेकिन हमको बदले में क्या मिला? बुराई मिला, ठीक है। तो नेकी का फल बदी मतलब भलाई का बदला बुराई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कि नेकी कर दरिया में डाल। बताइए नेकी कर दरिया में डाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नेकी करके भूल जाना चाहिए, है ना। इसका अर्थ होता है नेकी करके भूल जाना चाहिए, मतलब फल की आशा नहीं रखना चाहिए, मतलब कोई अच्छा काम करके भूल जाओ दोस्तों, है ना, किसी का भला करके भूल जाओ कि वो भी हमारा भला ही करेगा, है ना। ये होता है नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। अगला है जैसे नाम बढ़ाए दाम। तो नाम बढ़ाए दाम का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? नाम बढ़ाए दाम का मतलब होता है किसी का नाम हो जाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 27 नंबर, देवर्षि। कई बार पूछा गया प्रश्न है देवर्षि का संधि विच्छेद। अब देवर्षि का संधि में छेद कीजिए तो देवर्षि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों देव जोड़ ऋषि। सबको पता है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, देवर्षि, है ना, देव जोड़ ऋषि। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संक्रांति, बताइए तो संक्रांति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए संक्रांति का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका समजोड़ क्रांति। क्या होगा? समजोड़ क्रांति, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। आंसर नंबर हो जाएगा आपका संक्रांति का। इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर है कि विष के दांत। अब बताइए दोस्तों कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विष के दांत शीर्षक पाठ ये जो लिया गया है दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? तो विष के दांत एवं अन्य कहानियां से लिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही, ठीक है। और विष के दांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। इसके लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा, है ना, नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक है विष के दांत के। अगला प्रश्न है लड़ाकू। बताइए कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है और प्रत्यय कहाँ लगेगा? शब्द, अब जो लड़ाकू शब्द है इसमें प्रत्यय जो लगेगा वो बाद में लगेगा। अब देखिए लड़ाकू जैसे ही आप बोलते हैं लड़ाकू, आकू, लड़ाकू के अंत में क्या आ रहा है? आकू आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? आकू प्रत्यय हो जाएगा आपका, है ना, आकू प्रत्यय हो जाएगा। और आकू को दीर्घ इकार कर लीजिएगा, ये हर्ष इकार है, इसको दीर्घ इकार कर लीजिए, ठीक है। आकू जो होगा ये दीर्घ इकार हो जाएगा, लड़ाकू, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है। अगर चलते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्ध चिन्ह कौन सा है? दोस्तों बताइए अर्ध चिन्ह कौन सा है? अब देखिए अर्ध चिन्ह या कहिए अर्ध विराम चिन्ह, है ना, तो अर्ध विराम यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। तो अर्ध विराम जो चिन्ह है दोस्तों ये कौन सा है बताइएगा? ये तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाला आपका फुल स्टॉप है, यानी कि यहाँ पर जाकर रुक जाना है, ये है आपका विस्मयादि बोधक, ये वाला जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, ये है आपका अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। इसको कहते हैं अर्ध विराम। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सामासिक चिन्ह कौन सा है? बताइए तो सामासिक चिन्ह कौन सा है? तो सामासिक चिन्ह जैसे कि कोई शब्द के बीच में इस प्रकार से नहीं देते हैं, दो शब्द जैसे कभी कभी, तो इस प्रकार का देते हैं कभी कभी के बीच में, ये होता है समासिक चिन्ह। अवतरण चिन्ह कौन सा है दोस्तों? बताइए तो अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह कौन सा होता है? ये डबल जो इन्वर्टेड कॉमा से आप बंद करते हैं इस प्रकार से, इसी को तो कहते हैं अवतरण चिन्ह, इसी को कहते हैं दोस्तों अवतरण चिन्ह। या फिर सिंगल कॉमा से जो बंद करते हैं, है ना, सिंगल कॉमा से जो बंद करते हैं इसको कहते हैं अवतरण चिन्ह दोस्तों, ठीक है, दुगो उल्टा कॉमा से आपका, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए आपका 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कितना अकेला आकाश,
कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? बताइए, कितना अकेला आकाश जो है ये किस विधा की रचना है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यात्रावृत्त, है ना। आंसर हो जाएगा दोस्तों यात्रावृत्त, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर, कह रहा है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए। बताइए, ऐसा कोई होगा जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? सब जो जन्म लिया है तो बूढ़ा होगा ही और एक दिन मरेगा ही, ठीक है। ये दोस्तों आपका प्रकृति का देन है ना जी। ये है प्रकृति की, जो भी जन्म लिया है पृथ्वी पे उसको एक न एक दिन मरना ही है। तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसके लिए एक जो शब्द होगा, अमर मत मार दीजिएगा, ये हो जाएगा अजर, है ना। जो बुढ़ापा नहीं आए तो इसको कहेंगे अमर, और सॉरी अजर कहेंगे। अगर कहे कि जो कभी नहीं मरे उसका होगा अमर, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो कभी नहीं मरे उसके लिए हम कहेंगे अमर, और जो कभी बुढ़ा नहीं हो उसको लिए कहेंगे अजर, है ना। दोनों में अंतर है भाई साहब, याद रखना है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि शुक्ल, है ना, तो शुक्ल का विलोम क्या होगा दोस्तों? शुक्ल का उल्टा बताना है। शुक्ल का उल्टा हो जाएगा कृष्ण, है ना। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष पढ़े होंगे ना आप लोग, देखे होंगे। हर एक महीना में 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक आपका कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। तो शुक्ल का उल्टा क्या हो जाएगा जी? आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। अगर कहे आपसे कि सरस, तो सरस का उल्टा क्या हो जाएगा? सरस का हो जाएगा नीरस, सरस का उल्टा नीरस हो जाएगा। अगर कहे कि निःशुल्क, बताइए निःशुल्क का उल्टा क्या होगा भाई साहब? जल्दी से बताइए, निःशुल्क का उल्टा हो जाएगा आपका शुल्क। निःशुल्क का क्या हो जाएगा? सशुल्क, है ना। सशुल्क कहिए या फिर शुल्क भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निःशुल्क का हो जाएगा शुल्क। सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य, है ना। उल्टा शब्द भी, सीधा शब्द भी आपको पूछेगा, पर्यायवाची शब्द पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, रस पूछेगा, छंद पूछेगा, अलंकार पूछेगा, कारक पूछेगा, वर्ण पूछेगा, व्यंजन पूछेगा, सब चीज पूछेगा आपको, ठीक है। प्रश्न है कि आह वेदना मेरी विदाई, यह युक्ति किस रचनाकार की है? बताइए, आह वेदना मिली विदाई, सॉरी यहाँ पर मेरी नहीं होगा, मिली विदाई होगा। मैं इसको सुधार करके आप सभी को दे दूंगा, है ना। मिली विदाई जो है यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो आह वेदना मिली विदाई जो है दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की है ना। पुस्तक भी आपको जरूर 3-4 पूछेगा एग्जाम, सॉरी सी होगा इसका आंसर, है ना। सी कर लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर कि मनोदशा का संधि विच्छेद बताइए, है ना। संधि विच्छेद कम से कम 3 फिक्स है, आपको एग्जाम में रहेगा, है ना। तो मनोदशा का मन जोड़ दशा होता है मेरे प्यारे भाइयों। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं जी? क्या दिक्कत है? वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। तो मनोदशा का संधि विच्छेद मन जोड़ दशा। अगर पूछे आपको कि दुर्दशा, तो दुर्दशा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा, दुर्दशा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्दशा का हो जाएगा दुह जोड़ दशा। क्या हो जाएगा? दुह जोड़ दशा हो जाएगा आपका दुर्दशा, ठीक है ना जी। याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछे निष्कपट, है ना, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ कपट, निष्कपट का निह जोड़ कपट हो जाएगा निष्कपट का आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। मैं जहां तक हो सके आप सभी का रिवीजन करवाते चल रहा हूं, तैयारी करवा रहा हूं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, और अभी जो 50% ऑफर चल रहा है इसमें भी आपको जुड़ जाना है। प्रश्न है कि मैं अपने विचार से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए। मैं अपने विचार से अंशतः सहमत हूं। अब इस वाक्य में दोस्तों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, परिमाणवाचक, ठीक है। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। कह रहा है कि बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है।
अब एक बुढ़ी है जो धीरे धीरे चल रही है। तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे है दोस्तों, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण भी आपको जरूर पूछेगा। देखिए धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो आपको भी क्या करना है, धीरे धीरे तैयारी नहीं करना है, आपको तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि तो समय तो है नहीं, है ना, समय है नहीं और डेली कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। आज आंदोलन भी है, आप लोग आंदोलन में भाग लिए, ले लीजिए। 37 नंबर है कि बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है, और इसमें धीरे धीरे है दोस्तों, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है कि अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमृतलाल नागर, देखिए अमृतलाल नागर को जो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये 1967 में मिला है, ठीक है, 1967 में मिला है, याद रखिएगा। और इनको अमृत एवं विष के लिए मिला है ना, अमृत एवं विष के लिए मिला है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। परिपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग लगेगा आपको पहले, तो परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण में एकदम आपको पता चल रहा है कि परि जोड़ पूर्ण, है ना, तो परि क्या है, उपसर्ग है ना, तो जो पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे, यानी कि अक्षर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, परिपूर्ण में परि उपसर्ग है। चलिए एक दो और आप उपसर्ग वाला बता दीजिए, जैसे कि अगर पूछे आपसे अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया, अति उपसर्ग है ना, बहुत बढ़िया, अति उपसर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए अग्रसर, तो अग्रसर में कौन सा उपसर्ग है? तो अग्रसर में हो जाएगा अग्र उपसर्ग, ठीक है, अग्र उपसर्ग हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि अनुकरण, तो अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुकरण, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा अनु उपसर्ग, ठीक है, इसमें अनु उपसर्ग हो जाएगा। अधिराज में कहे कि कौन सा उपसर्ग? तो अधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। श्रृंगार शब्द का तद्भव बताना है। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव, देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत शब्द, है ना, संस्कृत का जो उल्टा हो जाता है, जिसको हिंदी रूपांतरण कहते हैं, उसको कहते हैं तद्भव। तो श्रृंगार को अगर हम संस्कृत में अगर ले दोस्तों, तो क्या होगा? श्रृंगार शब्द का तद्भव, तद्भव क्या होगा श्रृंगार का? तो सिगार हो जाएगा। श्रृंगार का जो तद्भव हो जाएगा उसको कहते हैं दोस्तों सिगार, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार तत्सम शब्द है आपका, है ना, श्रृंगार कैसा शब्द है? ये है आपका तत्सम शब्द, और तत्सम जो होता है ये संस्कृत शब्द होता है ना। अगला प्रश्न है आपका, और तद्भव जो होता है ये हिंदी शब्द होता है। 41 नंबर सवाल है कि निष्फल, निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि में छेद करिए, तो निष्फल का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ फल दोस्तों। अब निह जोड़ फल कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, निष्फल का निहजोड़ फैल। अगर आपसे पूछा जाए निर्भय, बताइए कि निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्भय का हो जाएगा निर्भय का हो जाएगा निह जोड़ भय, है ना, निर्भय का क्या हो जाएगा? निह जोड़ भय हो जाएगा निर्भय। अगर आपसे पूछा जाए निर्गुण, तो निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए। निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ गुण, है ना, निर्गुण का निह जोड़ गुण हो जाएगा आपका निर्गुण का, ठीक है ये। चलिए अगर पूछे कि मनोविकार, तो मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बताइए दोस्तों। मनोविकार का संधि विच्छेद, मन में भी बोलते चलना है, लिखते भी चलना है, तो मनोविकार का हो जाएगा मनः जोड़ विकार, है ना, मनोविकार, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद आपको याद रखिएगा, मैं तो बहुत सारा बता दिया आज, है ना, एक आध दो आपको लड़ ही जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मच्छिका, है ना, तो मच्छिका का शब्द का आपको दोस्तों तद्भव पूछ रहा है। देखिए मच्छिका आपको गलत लिखा हुआ है, मच्छिका ऐसे लिखाएगा, है ना, ई वाला छ पड़ेगा, वो वाला छ नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये होगा आपका मच्छिका। तो मच्छिका शब्द का तद्भव जो रूप हो जाएगा दोस्तों ये मक्खी हो जाएगा, है ना, मक्खी हो जाएगा मच्छिका का तद्भव। मच्छिका जो है ना दोस्तों, ये मच्छिका जो है दोस्तों ये तत्सम है शब्द, है ना, ये कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द है ना, और संस्कृत का ही दोस्तों, है ना, उल्टा यानी कि तद्भव अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा हिंदी रूपांतरण आपका मक्खी। तो मक्खी को संस्कृत में कहते हैं आपका मच्छिका, है ना, अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न चलिएगा आपका 43 नंबर की प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है, बताइए प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना। प्रेम सागर में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूँ, वनवास, है ना, आपका हो जाएगा महाकवि, हो जाएगा बलहीन, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, वाह 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 वाह। हम लोग तो पढ़े थे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, पढ़े थे ना बचपन में कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, है ना। चलिए, क्योंकि वो बिल्ली जो था वो डेली चूहा खा जाता था, है ना, एक एक चूहा डेली बेचारा कम हो रहा था, तो सभी चूहा ने एक मीटिंग किया कि दोस्तों अगर बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दिया जाए तो अगर जब भी बिल्ली आएगी तो पता चल जाएगा कि बिल्ली आ गई है और हम लोग की जान बच जाएगी। पढ़े थे ना वो कला, बहुत मजा आता था बचपन में पढ़ने में, है ना। तो ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है बेमेल संबंध है। ऊंट के गले में बिल्ली कोई बांधेगा जी, ये बेमेल संबंध है ना, ये बेमेल संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपका, ये बेमेल संबंध है। अगर पूछे कि डग भरना, है ना, डग भरना, तो डग भरना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, है ना। डग भरना का अर्थ होता है कदम बढ़ाना। डोरे डालना, हाँ, डोरे डालना का अर्थ क्या होगा जी, डोरे डालना नहीं कहते बहुत डोरे डाल रहे हो उसके ऊपर, यानी कि किसी को फुसला रहे हो, है ना, कोई फुसला रहा है मतलब बहुत डोरे डालना मतलब फुसलाना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तिल का ताड़ करना, नहीं कहते एकदम तू छोटा बात तीर के ताड़ कर दिया यार, यानी कि मतलब छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना, वही होता है तिल का ताड़ करना। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि क्या आप अखबार पढ़ते हैं, बताइए क्या आप अखबार पढ़ते हैं, इसका क्या होगा दोस्तों। 44 तो हो गया था ना, हाँ ठीक है। 45 देखिए, क्या आप अखबार पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो क्या आप अखबार पढ़ते हैं, देखिए यहाँ शब्द में क्या आ गया, क्या। अब क्या है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसे ही क्या, कैसे, क्यों, ये सारे वर्ड जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाले वाक्य हैं, ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 46 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि जहां जाना संभव नहीं हो। अब जहां जाना संभव नहीं हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। अब जहां जाना संभव नहीं होगा दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, अगम कहेंगे, है ना। उसको लिए एक शब्द जो आएगा, उसके लिए एक शब्द आएगा अगम, और अगम है ऑप्शन नंबर आपका ए में, ठीक है। यहाँ जहां न जाना संभव नहीं हो, उसके लिए एक शब्द आएगा अगम आपका, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि लौटकर आया हुआ, है ना, लौटकर आया हुआ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, तो प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती मतलब लौटकर आया हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए एक शब्द कौन सा आएगा, उसके लिए परीक्षित आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 47 नंबर सवाल है कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है। प्रथम भारत भारती सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो प्रथम भारत भारती जो सम्मान मिला है वो है आपके महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा दोस्तों छायावादी कवि ये भी हैं। छायावाद के 4 स्तंभ मैंने आपको बताया था, प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत, ठीक है ना। सूर्यकांत प्रसाद कौन थे, तो निराला, वर्मा, पंत, याद रखिएगा, है ना। तो ये छायावाद के कवि हैं आपके महादेवी वर्मा जी, और इनको ही सबसे पहले भारत भारती सम्मान दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा भारत भारती सम्मान। भारत भारती क्या है दोस्तों, तो भारत भारती एक पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है ना। और मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है भारत भारती, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, और ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महादेवी वर्मा को। अगला है आपका 48 नंबर कि बदनसीब, बताइए दोस्तों बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बदनसीब शब्द में उपसर्ग जो है वो हो जाएगा बद, है ना। बद जो है आपका ये उपसर्ग है, और नसीब अलग हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बद, डी नंबर हो जाएगा आपका बदनसीब में। अगर पूछे कि अनुनाद, अनुनाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुनाद में हो जाएगा अनु उपसर्ग, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अनवधान, अनवधान में कौन से उपसर्ग हैं, तो अन उपसर्ग हो जाएगा आपका अनवधान में। अगर पूछे कि अनर्थ, अनर्थ में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो अनर्थ में हो जाएगा अ उपसर्ग आपका, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर सवाल। 49 नंबर है कि प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। है ना, मोदी जी आते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं, प्यारे मेरे भाइयों बहनों, हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों इस वाक्य में जो प्यारे देशवासी जो शब्द है, इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें जो प्यारे देशवासी है, इसमें संबोधन की कार्य किया जा रहा है ना। क्या कर रहे हैं मोदी जी, संबोधन न कर रहे हैं जनता को, तो ये संबोधन कारक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, संबोधन कारक है। और अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, तो लास्ट प्रश्न को गलत नहीं करना है, अंत भला तो सब भला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताइए। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों आपका हम, है ना, हम हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये था आज का हिंदी का टेस्ट, कैसा लगा इसका आंसर दे दिया गया है। यहाँ से आप इसको टेस्ट के रूप में एक बार दे करके देखिएगा कितना आपका सही आता है। और इसका सारा पीडीएफ नोट्स आपको दोस्तों मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, जो अभी 50% का दोस्तों ऑफ चल रहा है। 50% का दोस्तों ऑफर चल रहा है ना। 50% यहाँ पर ऑफर जो है आपको छूट दिया गया है 499 में। तो फटाफट आपको इसी नंबर पर पे करके हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाना है। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको पर्सनली सारे मटेरियल मिल जाएंगे और फिर डेली वाइज आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। पीछे जितना हुआ है डेली लाइव क्लास भी मिलेगा फिर, और आपका डेली दोस्तों आपका तैयारी भी होगा, डेली पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, तैयारी को करते रहना है, अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है और अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है ना जी। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, फिर मिलते हैं रात में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट नहीं, अभी तो नाइट कहाँ हुआ है ना। चलिए तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।